नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर बात करें आज के क्लास के बारे में दोस्तों, तो आज हम लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी 2026 एग्जाम के नए पैटर्न पर आधारित 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें साइंस के सभी सब्जेक्ट से एवं आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट से, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, मैथ एवं रीजनिंग के क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखते हैं कि आज के प्रश्न आप सभी के लिए कैसा होने वाला है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 को। प्रश्न संख्या 1 कहता है दोस्तों, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? क्या दोस्तों, मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर? तो दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इंसुलिन का स्राव अग्न्याशय से होता है, जो कि अग्न्याशय में बीटा कोशिका उपस्थित होता है, वही है जो कि इंसुलिन का स्राव करता है। और इंसुलिन इसकी कमी से, यानी इंसुलिन की कमी से डायबिटीज रोग हो जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते प्रश्न संख्या 2 की ओर। कहता है आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? क्या दोस्तों, आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो मेंडलीफ ने तत्वों को व्यवस्थित करके आधुनिक आवर्त सारणी की नींव रखी थी। कौन किए थे दोस्तों? मेंडलीफ ने तत्वों को व्यवस्थित करके आधुनिक आवर्त सारणी की नींव रखी थी। यह प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो कौन किए थे दोस्तों? मेंडलीफ ने यानी कि आवर्त सारणी का जनक मेंडलीफ को ही कहा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। 3 कहता है विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? क्या दोस्तों, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। यह प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। और 1 एम्पियर बराबर होता है दोस्तों 1 कूलॉम प्रति सेकेंड। कितना होता है? 1 कूलॉम प्रति सेकेंड। इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? क्या दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों 1526 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा ये। और 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और बाबर ने मुगल वंश का स्थापना किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते प्रश्न संख्या 5 की। 5 का था भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्या दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यह प्रश्न भी हम लोग पिछले क्लास में करा चुके हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा को कहते हैं। इसकी लंबाई होती है दोस्तों 2525 किलोमीटर। कितना? 2525 किलोमीटर। और यह कहाँ दोस्तों? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड के गंगोत्री। कहाँ से? गंगोत्री से निकलती है और यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। 6 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? क्या दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु है जो कि द्रव अवस्था में, सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वैसा कौन सा धातु है जो कि कमरा के ताप पर, यानी कि सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो है दोस्तों पारा। कौन सा दोस्तों? पारा, जो कि दोस्तों पारा एकमात्र धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रवावस्था में रहती है। इसका उपयोग थर्मामीटर, कहाँ? थर्मामीटर, बैरोमीटर और वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है। क्या किया जाता है? वैज्ञानिक उपकरणों में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। 7 का था यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए। क्या दोस्तों, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए और वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों द्रव्यमान और वेग दोनों आधा कर दिया जाए दोस्तों, द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा पर, यानी कि गतिज ऊर्जा क्या हो जाता है दोस्तों? आधी हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आइए बढ़ते प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8 का था इबादत खाना की स्थापना किस मुगल शासक ने किए थे? क्या दोस्तों, इबादत खाना की स्थापना किस मुगल शासक ने किए थे दोस्तों? तो वो किए थे अकबर ने। कौन किए थे? अकबर ने। अकबर ने 1575 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 1575 ईस्वी में फतेहपुर, कहाँ? फतेहपुर में इबादत खाना बनवाया था। यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच धार्मिक चर्चा कराई जाती है। क्या कराई जाती है इबादत खाना में?
यहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वानों के बीच धार्मिक चर्चा कराई जाती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। 9 कहता है भारत में काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। क्या दोस्तों कि भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो दोस्तों काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है पहला रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को कहते हैं रेगुर मिट्टी। इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होता है दोस्तों, इसलिए यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यानी कि काली मिट्टी है जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते प्रश्न संख्या 10। तो 10 का था भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है। तो यह प्रश्न को हम लोग पिछले क्लास में करा चुके हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा जाता है दोस्तों। तो कहा जाता है अनुच्छेद 32 को। कितने अनुच्छेद 32 को, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा था, क्योंकि यह नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। कहाँ जाने का? सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जाने का सीधा अधिकार देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को। 11 का था मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। क्या दोस्तों मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो है दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के, क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। क्या करती है? कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो है अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं। मास्टर ग्लैंड या मास्टर ग्रंथि कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए बढ़ते प्रश्न संख्या 12 की ओर। तो 12 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाता है। क्या दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है दोस्तों। तो वह है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है गैस दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। जब यह चूने के पानी के साथ यानी कि CaOH के हॉल 2 के साथ अभिक्रिया करता है तो CaCO3 का निर्माण होता है। CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिससे घोल दूधिया दिखाई देता है। यह CO2 की पहचान का प्रसिद्ध परीक्षण है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते प्रश्न संख्या 13 को। 13 का था 1857 के विरोध में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था। क्या दोस्तों 1857 के क्रांति के विरोध में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो वे किए थे दोस्तों नाना साहब। कौन किए थे? नाना साहब। 1857 के विरोध में कानपुर के नेतृत्व नाना साहब ने किया था। उनके सेनापति तात्या टोपे थे। कौन थे? तात्या टोपे। नाना साहेब के सेनापति कौन थे? तात्या टोपे थे, जिन्होंने बाद में भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। क्या किया था? इनके बाद भी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाना साहेब। आइए देखते प्रश्न संख्या 14 को। 14 का था कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। क्या दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। तो है दोस्तों दक्कन का पठार। कौन है? दक्कन का पठार, जो कि भारत का सबसे बड़ा पठार है। यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। कौन से चट्टान से बना है दोस्तों? बेसाल्ट से। अगर पूछे कि सबसे भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार कैसा चट्टान से बना है, तो वो बेसाल्ट चट्टान से बना है दोस्तों। और काली मिट्टी के लिए यह प्रसिद्ध है। क्या है? काली मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। आइए देखते प्रश्न संख्या 15 को। 15 का था कि कंप्यूटर में CPU का पूरा नाम क्या है। तो ये बहुत ही इजी प्रश्न है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा CPU का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका नाम होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कौन सा होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16 को। 16 का था कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्या दोस्तों भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था दोस्तों। तो वह है दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जो कि संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए जोड़ा गया था, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है।
क्या है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17 को। 17 का था कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है। क्या दोस्तों, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है दोस्तों, तो वो होता है दोस्तों आरबीआई के पास। किसके पास होता है, आरबीआई के पास। सिर्फ 1 रुपया, क्या दोस्तों, सिर्फ 1 रुपया के नोट को छोड़कर, क्या 1 रुपया के नोट को छोड़कर, 1 रुपया के नोट है जो कि दोस्तों वित्त मंत्रालय करता है, यानी कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई के द्वारा है जो भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार उसी के पास है दोस्तों। तो आइए बढ़ते प्रश्न संख्या 18 की। 18 का था रेड डेटा बुक का संबंध किससे है। क्या दोस्तों, रेड डेटा बुक का संबंध किससे है दोस्तों, तो वह है दोस्तों लुप्त प्राय जीव एवं पौधों से। किससे है, लुप्त प्राय एवं जीव एवं पौधों से। रेड डेटा बुक के संकटग्रस्त और विलुप्त होने के खतरे वाली प्रजातियों की सूची दी जाती है। इसका उपयोग जैव विविधता के संरक्षण की योजना बनाने में किया जाता है दोस्तों। क्या किया जाता है, इसका उपयोग जैव विविधता के संरक्षण की योजना बनाने में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19 को। 19 कहता है कि भारत का पहला सफल मंगल मिशन कौन सा, सॉरी दोस्तों, भारत का पहला सफल मंगल मिशन कौन सा था, तो यह है दोस्तों मंगलयान। कौन सा है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, यानी मंगलयान, जो कि 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था, 5 नवंबर 2013 को प्रक्षेपित किया गया था और 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्ष में पहुंच गया था। मंगल की कक्ष में पहुंच गया था। कब पहुंचा था, 24 सितंबर 2014 को। यह भारत की पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश बना था। क्या दोस्तों, कि भारत पहली ही कोशिश में मंगल तक पहुंचने वाला देश बना था मंगलयान मिशन के तहत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20 को। तो 20 का था निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो दोस्तों हम लोग पढ़ चुके हैं कि रतौंधी रोग होता है जो कि किस विटामिन की कमी से होता है, तो है दोस्तों विटामिन ए के कमी से। क्या दोस्तों, विटामिन ए के कमी से, और विटामिन बी के कमी से होता है जो कि बेरी बेरी होता है, सी के कमी से होता है जो कि स्कर्वी होता है, और डी के कमी से होता है दोस्तों रिकेटस। और विटामिन बी12 के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों कि रक्त को हल्का बनाने की मदद करता है हमारे बॉडी में, यानी कि ह्यूमन बॉडी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 को। तो 21 कहता है कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर किससे संबंधित है। क्या दोस्तों, कि ऑपरेशन सिंदूर जो कि चलाया गया था, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारत के लगभग 35 से 40 सेना मारे चुके थे। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया गया था दोस्तों, जो कि पहलगांव हमला के बाद स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो यह है दोस्तों भारतीय सैन्य अभियान। क्या दोस्तों, भारतीय सैन्य अभियान से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22 को। 22 कहता है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है दोस्तों, तो वह है दोस्तों ज्ञानेश कुमार। कौन है, ज्ञानेश कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 को। और ये भी बताइएगा दोस्तों कमेंट करके कि आज का क्लास कैसा लग रहा है आप सभी को। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23 कहता है कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। क्या दोस्तों, कि हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, तो इनमें से है दोस्तों जो कि रोहित शर्मा 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले रहे थे, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24 को। 24 का था हाल ही में भारत ने किस देश के साथ महासागर पहल पर विशेष सहयोग बढ़ाया था। महासागर पहल पर विशेष सहयोग बढ़ाया था किस देश के साथ, तो वह दोस्तों मॉरिशस देश के साथ। कौन से देश के साथ, मॉरिशस देश के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 को। तो 25 का था कि हाल ही में चर्चा में रहा गगनयान मिशन किस संस्था का मिशन है। क्या दोस्तों, कि हाल ही में चर्चा में रहा गगनयान मिशन किस संस्था का मिशन है, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि गगनयान मिशन है जो कि किस संस्था का मिशन है, तो वह है दोस्तों इसरो के। किसका है, इसरो के
यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 को। 26 कहता है कि हाल ही में किस राज्य ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। हाल ही में किस राज्य ने यूसीसी लागू किया दोस्तों? तो यह करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने यूसीसी लागू किया यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया। तो वह है दोस्तों उत्तराखंड राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए बढ़ते प्रश्न संख्या 27 की। 27 का था कि 2025 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की। तो यह प्रश्न को हम लोग लगभग 2-3 क्लास में देख चुके हैं दोस्तों, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह प्रश्न हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट करके ऐसे जरूर बता दीजिएगा। तो आइए देखते प्रश्न संख्या 28 को। 28 का था हाल ही में किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता था। क्या दोस्तों? हाल ही में किस देश ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता था दोस्तों? तो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। कौन सा दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका ने 2025 में, कब? 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब जीतकर अपना पहला WTC खिताब यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खिताब हासिल किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को। प्रश्न संख्या 29 का था दोस्तों हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस किस थीम के साथ मनाया गया। क्या दोस्तों? कि हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस किस थीम के साथ मनाया गया दोस्तों? तो है दोस्तों बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के साथ, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। और बात करें पर्यावरण दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? तो वह है दोस्तों 5 जून को। कौन सा तिथि को? 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और इसका उद्देश्य है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर। 30 का था हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला। क्या दोस्तों? हाल ही में किस भारतीय शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला दोस्तों? तो है दोस्तों श्रीनगर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते प्रश्न संख्या 31 को। तो अब आ गया दोस्तों मैथ का प्रश्न। कहता है यदि किसी संख्या का 25%, क्या दोस्तों? यदि संख्या का 25% 75 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। तो दोस्तों हम लोग देख लेंगे 25% कितना है? 75 है। तो 1% इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? यानी कि 75/25 यानी कि 3 हो जाएगा। तो 100% कितना हो जाएगा दोस्तों? 3 गुना 100 यानी कि 300। और हम लोग 300 के 40% निकालेंगे दोस्तों, तो 300 गुना 40/100 यानी कि 120 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते प्रश्न संख्या 32 को। 32 का था एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 25 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा। क्या दोस्तों? एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 25 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगा दोस्तों? तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों समय सेकंड में, तो हम लोग चाल को भी सेकंड में मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। तो चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं दोस्तों, और मीटर प्रति सेकंड को बदलने में, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने में 18/5 से गुना करते हैं। 18×72 यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से चलता है। तो 25 सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय। कितना होता है? चाल गुना समय। तो 20 गुना 25 करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 500 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते प्रश्न संख्या 33 को। 33 का था कि 8,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% यानी 10% वार्षिक साधारण ब्याज कितना हो। क्या दोस्तों? 8,000 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसका ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P गुने R गुने T, यानी कि P गुने R गुने T/100। तो यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों P बराबर 8,000 गुना 2 गुना 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 8 दूनी 1600 यानी कि 1600 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 800 दूनी गुना 2 यानी कि 1600। ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। आइए देखते प्रश्न संख्या 34 को। 34 का था कि 18, 24, 30 का महत्तम समावर्तक क्या है। तो दोस्तों महत्तम समावर्तक उसे कहते हैं जो कि सबसे बड़ी से बड़ी संख्या इन तीनों को काट दे, पूरी तरह से काट दे। तो हम लोग देख लेंगे 4 है जो कि तीनों को नहीं काट पाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग आंसर। 5 है जो कि तीनों को नहीं काट पाती है। 6 है जो कि तीनों को काट देती है। 8 है जो कि तीनों को नहीं काटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लोग काट के चेक कर लीजिएगा। आइए देखते प्रश्न संख्या 35 को।
तो 35 का था कि A अनुपात B 5:8 है तथा B बराबर 72 है, तो A का मान क्या होगा। B बराबर दिया हुआ है दोस्तों कितना 8, कितना दिया हुआ है 8, तो देख लेंगे कि इससे कितना है 9 है, तो 9 पचे कितना हो जाएगा 45, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न क्या 36 को। 36 का था कि श्रृंखला पूरा कीजिए 2, 6, 12, 20 और 30 है, तो उसके बाद क्या होगा। तो हम लोग देख लेंगे दोस्तों कि इसमें कैसा फॉर्मेट बन रहा है। तो देखेंगे 2 में अगर 4 जोड़ते हैं दोस्तों तो 6 हो जाता है, 6 में अगर 6 जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है, अगर 12 में 8 जोड़ते हैं तो कितना होता है 20, अब 20 में 10 जोड़ते हैं तो हो जाता है 30, यानी कि +2 सब में बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो आगे हम लोग क्या करेंगे 30 में 10 + 2 यानी कि 12 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों क्लास कैसा लग रहा है आज का, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अब यह भी बताइएगा कि अभी तक के प्रश्न में आपको कितना प्रश्न बन रहे हैं और कितना प्रश्न सही हुए हैं। तो कहता 37 यदि पेपर को QBQFS तो बुक को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों पेपर कहने का मतलब है दोस्तों पेपर को क्या लिखा जा रहा है QB, यानी तो P को क्या लिखा जा रहा है Q यानी कि +1, A को क्या लिखा जा रहा है B यानी कि +1, और फिर P को क्या लिखा जा रहा है Q यानी कि फिर +1 हो रहा है दोस्तों, यानी कि +1 के फॉर्मेट में है दोस्तों। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि BOO और K इस सब में अगर +1 कर दें दोस्तों तो कौन सा फॉर्मेट तैयार होगा दोस्तों। तो वो तैयार होगा दोस्तों CPPL, यानी कि ऑप्शन नंबर A और B, सॉरी सब है यहाँ पे ऑप्शन वही दिया हुआ है दोस्तों CPPL, यानी कि कुछ प्रश्न में त्रुटि हो गया दोस्तों, इसका सभी जवाब राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 38 को। 38 का था कि विषम शब्द चुनिए, यानी कि ऑड को छाट दीजिए या चुन लीजिए। तो क्या कहता है दोस्तों आम, केला, सेब, ये दोनों क्या है फल है, और आलू की बात करें तो वह है सब्जी, यानी कि सबसे ऑड यही है दोस्तों आलू, जो कि सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 39 को। 39 होता है A B का भाई है। क्या दोस्तों A है जो कि B का भाई है, यानी कि ये दोनों भाई बहन हुआ। B C की बहन है। क्या दोस्तों B है जो कि C की बहन है। A B का भाई है और B C की बहन है, ये भी दोनों भाई बहन का रिश्ता हुआ दोस्तों। और C D का क्या है पिता है, C D का पिता है, तो D का A क्या होगा दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा दोस्तों पुत्र, यानी कि बाप बेटा का संबंध होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 40 को। तो यह आज का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अभी तक के प्रश्न में आपको कितना उत्तर सही हुआ है, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 40 का था दर्पण में 6:35 का समय क्या दिखाई देगा। 6:35, तो अगर ऐसा प्रश्न पूछे दोस्तों तो 11:60 में सीधे इसको घटा लेते हैं, और जो बचता है वही हमको आंसर प्राप्त होता है दोस्तों। क्या दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न पूछे कोई भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सीधे 11:60 में जितना पूछे दोस्तों उसको घटा लेते हैं, वही हमको दिखाई देगा, यानी कि इसको अगर इतना इतना घटाते हैं दोस्तों तो 5:25, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आज का क्लास समाप्त होता है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।